नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो बीकानेर की आप कह सकते हैं छोटी गलियों से शुरू हुआ और आज दुनिया भर में फैल गया है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। एक ऐसा नाम जो आज भारत के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड्स में से एक गिना जाता है। सही कहा, घर घर में जाना जाता है ये नाम। ये कहानी सिर्फ भुजिया या मिठाई की नहीं है, ये कहानी एक 12 साल के लड़के की, गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें हम हल्दीराम के नाम से जानते हैं, उनका वो असाधारण सफर। और सवाल ये है कि कैसे उन्होंने सिर्फ 2 पैसे की भुजिया से शुरुआत करके आज हजारों करोड़ों का ये पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। हाँ, इसी की हम आज पड़ताल करेंगे। तो हमारा आज का मकसद क्या है? हम उन मुख्य वजहों और अहम पड़ावों को समझना चाहते हैं जिन्होंने हल्दीराम को इतनी बड़ी सफलता दिलाई। मतलब उनकी शुरुआत, उनके सामने जो मुश्किलें आईं। बिल्कुल, और फिर वो इनोवेशंस, वो नए-नए प्रयोग जो उन्होंने किए। हाँ, और कैसे ये ब्रांड समय के साथ बदलता गया, विकसित हुआ। जरा सोचिए एक बार, 1919 में एक लड़का सिर्फ 2 पैसे की भुजिया बेच रहा है, और आज वही ब्रांड 9,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रहा है, और सिर्फ भारत में नहीं, 80 से ज्यादा देशों में मौजूद है। कमाल है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं, परत दर परत खोलते हैं। हाँ जरूर। तो कहानी शुरू होती है 1908 में। बीकानेर में एक कह सकते हैं साधारण परिवार में हल्दीराम का जन्म हुआ। उनके दादाजी की भुजिया बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया बनाने में बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, शुरू से ही? हाँ, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी चाची से ये हुनर सीखना शुरू कर दिया, और फिर जल्दी ही दादाजी की दुकान पर बैठने लगे, संभालने लगे। लेकिन यहाँ एक बात है, वो सिर्फ दुकान चलाने या रोज की कमाई से संतुष्ट नहीं थे। सही कहा। उनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। सिर्फ दुकान चलाना उनका मकसद नहीं था। यहीं से मुझे लगता है एक अलग सोच की झलक मिलती है। सिर्फ हुनर सीखना एक बात है, पर उसे बेहतर बनाने और आगे ले जाने की जो ललक थी ना, हाँ, अपने आसपास के माहौल से ऊपर उठकर सोचना, ये किसी भी बड़ी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं था उनके लिए, ये एक विजन की तरह था। बिल्कुल। तो उस टाइम भुजिया बनती थी बेसन से ज्यादातर। हाँ, पारंपरिक तरीका वही था। हल्दीराम ने गौर किया कि उनके इलाके में, मतलब राजस्थान में, लोग मोठ दाल बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मोठ दाल तो वहाँ काफी चलती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भुजिया में बेसन के साथ मोठ दाल मिलाई जाए। एक नया प्रयोग, और वो प्रयोग कामयाब रहा। लोगों को वो नया स्वाद, वो थोड़ा अलग हट के टेस्ट बहुत पसंद आया। लेकिन क्या बस इतना ही? नहीं, स्वाद तो बस पहला कदम था, वो यहीं नहीं रुके। सही। असली बदलाव तो तब आया जब उन्होंने भुजिया के अनुभव पर, मतलब उसके टेक्सचर पर काम किया। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि भुजिया थोड़ी मोटी बनती है, थोड़ी नरम रहती है। अगर इसे और पतला और ज्यादा कुरकुरा बनाया जाए तो खाने का मजा ही अलग होगा। ये ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने की सोच थी। सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि एक एंजॉय करने वाली चीज। बिल्कुल सही। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ घोल को पतला करने पर ही काम नहीं किया, बल्कि बाजार के कारीगरों के साथ मिलकर एक खास, बिल्कुल छोटे छेद वाली जाली, मतलब मैश बनवाई। अच्छा, कस्टम मेड? हाँ, कस्टम मेड। इसमें कई महीने लगे, बहुत प्रयोग किए, और आखिरकार वो एकदम पतली, एकदम कुरकुरी भुजिया बनाने में कामयाब हुए। और इसने उनकी भुजिया को बाजार में मौजूद दूसरी भुजियाओं से एकदम अलग खड़ा कर दिया। हाँ, ये प्रोडक्ट इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले ग्राहक की पसंद को समझना, जैसे मोठ दाल, फिर प्रोडक्ट के अनुभव को बेहतर बनाना, वो कुरकुरापन, वो पतलापन। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बेच नहीं रहे थे, बल्कि प्रोडक्ट को लगातार सुधार रहे थे। स्वाद और अनुभव का वो संगम था जिसने उन्हें शुरुआती बढ़त दिलाई। और फिर आता है वो ब्रांडिंग वाला किस्सा, कमाल का। वो सिर्फ एक अच्छे कारीगर नहीं थे, बल्कि उनमें मार्केटिंग की भी गजब की समझ थी। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाजार में भुजिया बेचने वाले तो और भी थे। बिल्कुल। तो उन्हें अपनी भुजिया को खास बनाना था, एक अलग पहचान देनी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीकानेर के उस वक्त के सबसे लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह, जिनका लोग बहुत सम्मान करते थे, उनके नाम पर अपनी भुजिया का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? डूंगर सेव। वाह, डूंगर सेव। इससे तो फर्क पड़ा होगा। बहुत फर्क पड़ा। इससे भुजिया को अचानक एक प्रीमियम पहचान मिल गई। लोगों के मन में आया कि अरे, ये तो महाराजा के नाम पर है, मतलब अच्छी होगी, खास होगी। हाँ, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये वैल्यू एडिशन था। महाराजा के नाम से जुड़ने पर प्रोडक्ट को एक अलग इज्जत, एक क्वालिटी का भरोसा मिला। ये दिखाता है कि कैसे छोटे स्तर पर भी, बिना किसी बड़े एडवर्टाइजिंग बजट के, एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव का इस्तेमाल करके ब्रांड वैल्यू बनाई जा सकती है। ये उस जमाने की बहुत स्मार्ट ब्रांडिंग थी। हाँ बिल्कुल। और इस नई पहचान के साथ उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए। अच्छा? हाँ, और मजे की बात यह कि लोगों ने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया। तो अगले कुछ सालों में बिजनेस अच्छा चल पड़ा। हल्दीराम की उम्र तब कोई 36 साल थी, शादी हो चुकी थी, 3 बेटे थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन फिर? हाँ, लेकिन फिर 1944 में कुछ पारिवारिक झगड़े हुए और हालात बिगड़ गए। ये अक्सर बड़े होते परिवारों में हो जाता है। मामला इतना बढ़ा कि हल्दीराम को न सिर्फ घर से, बल्कि अपने ही बनाए बिजनेस से भी अलग होना पड़ा। मतलब जिस बिजनेस को उन्होंने शुरू किया उससे ही? हाँ, और उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। वो रातों रात अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए।
सोचिए, जिस बिजनेस को इतने दिल से बनाया था उसे उन्हें बिना कुछ मिले अलग कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ये कहानी का एक अहम मोड़ है जो दिखाता है कि सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हल्दीराम की हिम्मत देखने लायक है। उनके पास दुखी होने का या अफसोस करने का वक्त नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, काम की तलाश में निकले। तभी बाजार में एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। अच्छा, हाँ, इस दोस्त की हल्दीराम ने सालों पहले कभी 200 रुपए देकर मदद की थी। उस दोस्त को वो एहसान याद था। उसने उसी वक्त हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए, और वो 100 रुपए उस मुश्किल वक्त में उनके लिए एक लाइफलाइन, एक संजीवनी जैसे साबित हुए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी शायद, ये उस मुश्किल वक्त में एक उम्मीद की किरण थी। और ये भी दिखाता है कि कैसे पुराने रिश्ते, की हुई नेकी कभी न कभी काम आ ही जाती है। सही कहा। उन पैसों से उन्होंने किराए पर एक छोटा सा घर लिया। अब सवाल था कि बिजनेस क्या करें? जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। हाँ, जाहिर है। उनकी पत्नी चंपा देवी जी बहुत स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थीं। अच्छा, तो हल्दीराम ने उसी मूंग दाल को बेचने का फैसला किया। सुबह दाल बनाते और फिर दिन भर बाजार में घूम घूम कर मजदूरों को, ऑफिस जाने वालों को बेचते। यानी बिल्कुल जीरो से शुरुआत, फिर से। हाँ, बिल्कुल जीरो से। और जल्द ही उन्होंने मूंग दाल के साथ साथ अपनी पुरानी पहचान यानी डूंगर सेव भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, भुजिया बनाना तो वो भूले नहीं थे। नहीं, वो हुनर तो उनके पास था ही, और उनकी मेहनत, वो स्वाद और जो पहले की उनकी साख बनी हुई थी डूंगर सेव की, वो रंग लाई। ग्राहक वापस जुड़ने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने फिर से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। बाजार में धीरे धीरे बात फैल गई कि हल्दीराम और उनका डूंगर सेव वापस आ गया है। वाह! देखते ही देखते वो फिर से बीकानेर के लोकल भुजिया किंग बन गए। यहाँ दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि मुश्किल समय में जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया, जैसे पत्नी का हुनर। हाँ, और दूसरा, उनकी जो पहले बनाई हुई प्रतिष्ठा थी, डूंगर सेव का नाम, वो वापस काम आया। क्वालिटी और नाम का असर दिखता है। ये साबित करता है कि एक बार बनाई गई गुडविल मुश्किल वक्त में आपके वापसी को आसान बना सकती है। बिल्कुल। तो अगले कुछ साल बीकानेर में बिजनेस को फिर से जमाने में बीते। फिर 1950 का दशक आया। हल्दीराम एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए। अच्छा, बीकानेर से कोलकाता? हाँ, वहां मेहमानों के लिए उन्होंने भुजिया बनाई, और लोगों का जो रिएक्शन था ना, वो देखकर वो खुद हैरान रह गए। क्या हुआ? लोग सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे बल्क में ऑर्डर देने की बात करने लगे, वहीं के वहीं। अरे वाह, मतलब हाथों हाथ डिमांड आ गई। हाँ, हल्दीराम को तुरंत समझ आ गया कि भाई कलकत्ता में बिजनेस फैलाने का बहुत बड़ा मौका है, खासकर इसलिए क्योंकि वहां उस वक्त भुजिया का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। ये बाजार की नब्ज पहचानने की उनकी क्षमता फिर से दिखती है। अपने कोर प्रोडक्ट की डिमांड को एक बिल्कुल नए और बड़े शहर में समझना और फिर तुरंत एक्शन लेने का सोचना, ये एक सोचा समझा रिस्क था। हाँ, 1955 में उन्होंने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और बड़े पोते शिव किशन को कलकत्ता भेज दिया। शुरुआत कैसे हुई वहाँ? शुरुआत वहां भी बहुत छोटी थी, सिर्फ 8 स्क्वायर फीट की दुकान थी। सिर्फ 8 स्क्वायर फीट? हाँ, लेकिन धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से, मतलब लोगों के एक दूसरे को बताने से काम चल पड़ा। और उन्होंने वहां के स्वाद को ध्यान में रखकर एक बंगाली मिक्सचर नाम का नमकीन भी लॉन्च किया। अच्छा, लोकलाइजेशन। हर साल लगभग दुगना हो रहा था। आलम ये था कि कोलकाता ब्रांच का बिजनेस बीकानेर से भी बड़ा हो गया था। ये कमाल की बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, उसे सही मार्केट में ले जाना और वहां के हिसाब से जरूरत पड़े तो थोड़ा ढालना भी जरूरी है, जैसे वो बंगाली मिक्सचर। हाँ, बिल्कुल। फिर 1968 में एक और अहम मोड़ आया। कहाँ? नागपुर में। हल्दीराम के बड़े पोते शिव किशन, जो अब तक कोलकाता में काम संभाल रहे थे, उन्होंने नागपुर में एक नई ब्रांच खोलने का फैसला किया। कोलकाता से नागपुर, ये भी एक नया शहर, नई चुनौती। हाँ, और ये एक और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नागपुर में शिव किशन ने एक नई चीज देखी। क्या? उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग बालूशाही, पेड़ा, मैसूर पाक जैसी मिठाइयों के बहुत शौकीन हैं, लेकिन शायद काजू कतली जैसी चीजें उतनी आम नहीं थी वहां। हो सकता है। शिव किशन को खुद काजू कतली बहुत पसंद थी, तो उन्होंने भुजिया के साथ साथ अपनी पसंदीदा काजू कतली बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, भुजिया के साथ मिठाई? हाँ, लेकिन ग्राहक शुरू में थोड़ा झिझके, नई चीज थी शायद। तो शिव किशन ने क्या किया? उन्होंने फ्री सैंपल्स देने शुरू कर दिए। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें वाला फंडा। हाँ, क्लासिक ट्राई बिफोर यू बाय हर्ड नीति। ग्राहक को अपनी तरफ खींचने का एक आजमाया हुआ तरीका। उन्होंने वो झिझक तोड़ी और लोगों को एक नए बढ़िया स्वाद का अनुभव कराया। और नतीजा ये हुआ कि एक बार चखने के बाद लोग काजू कतली के दीवाने हो गए। वाह! और इसकी सफलता देखकर उन्होंने फिर मलाई लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई जैसी और मिठाइयां भी मेनू में शामिल कर दी। यहीं से आप कह सकते हैं हल्दीराम का भारतीय मिठाई उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का सफर सही मायनों में शुरू हुआ। ये सिर्फ मिठाई बेचना नहीं था, ये बिजनेस का विविधीकरण था, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। एक प्रोडक्ट कैटेगरी नमकीन से दूसरी बड़ी कैटेगरी मिठाई में सफलतापूर्वक कदम रखना। लेकिन शिव किशन यही नहीं रुके। उनकी नजरें हमेशा नए मौकों पर रहती थीं। उन्होंने नागपुर में एक रेस्टोरेंट देखा। कैसा रेस्टोरेंट? वो रेस्टोरेंट सिर्फ डोसा और लस्सी बेचता था और वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अच्छा?
सिर्फ 2 चीजें और भीड़? हाँ, और यहीं से शिवकिशन को आइडिया आया कि क्यों ना हल्दीराम को सिर्फ दुकान से आगे बढ़ाकर रेस्टोरेंट फॉर्मेट में भी लाया जाए। उन्होंने महसूस किया कि महाराष्ट्रियन लोग डोसा इडली काफी पसंद करते हैं। ये तो है। तो उन्होंने पहले इन्हीं डिशेस के साथ एक छोटा 30 सीटों का रेस्टोरेंट खोला। सिर्फ डोसा इडली की शुरुआत की? हाँ, जब देखा कि भीड़ बढ़ने लगी है तो सीटें डबल कर दी और साथ में क्या किया, मेन्यू में बीकानेर के वो लोकप्रिय स्नैक्स समोसा और कचौरी भी जोड़ दिए। अच्छा। जो लोग डोसा इडली खाने आते थे उन्हें वो समोसा कचौरी ट्राई करने को कहते। और काजू कतली की तरह ये भी हिट हो गया? ये बहुत स्मार्ट तरीका था। इसे कहते हैं फेज्ड मार्केट एंट्री और क्रॉस सेलिंग। पहले उस चीज से ग्राहकों को अपनी तरफ खींचा जिसकी डिमांड साफ दिख रही थी, जैसे डोसा इडली, और फिर धीरे धीरे अपने जो कोर प्रोडक्ट्स थे जैसे समोसा कचौरी उनको इंट्रोड्यूस किया। हाँ। नागपुर मॉडल ने हल्दीराम को सिर्फ भुजिया और मिठाई बेचने वाले से आगे बढ़ाकर एक कंप्लीट इंडियन स्नैक्स और रेस्टोरेंट बिजनेस बना दिया। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। बिल्कुल। इसी बीच 1975 के आसपास कोलकाता ब्रांच के जो रामेश्वर लाल थे वो पारिवारिक बिजनेस स्ट्रक्चर से अलग हो गए। अच्छा, ये बंटवारा हुआ? हाँ, एक समझौता हुआ कि रामेश्वर लाल पश्चिम बंगाल के बाहर बिजनेस कर सकेंगे और जो मूल परिवार था बीकानेर का, मूलचंद और उनके बेटे, वो पश्चिम बंगाल में बिजनेस नहीं करेंगे। बड़े होते पारिवारिक व्यवसायों में इस तरह की पुनर्संरचना या बंटवारा अक्सर ग्रोथ के लिए जरूरी हो जाता है, ताकि हर इकाई, हर ब्रांच स्वतंत्र रूप से अपने मार्केट पर फोकस कर सके। हालांकि ये आगे चलकर ब्रांड की एकता के लिए कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। सही बात है। खैर, नागपुर ब्रांच तो अच्छा कर रही थी, पर शिवकिशन के इरादे और बड़े थे। वो हल्दीराम को अब एक नेशनल ब्रांड बनाना चाहते थे। और नेशनल ब्रांड के लिए अगला पड़ाव? भारत की राजधानी दिल्ली। उन्होंने दिल्ली की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई मनोहर लाल को सौंपी, जो उस वक्त बीकानेर में काम देख रहे थे। तो अब फोकस दिल्ली पर? हाँ, 1982 में मनोहर लाल अपने एक और छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और चांदनी चौक का नजारा देखकर वो सचमुच चौंक गए। क्यों, क्या देखा उन्होंने? हर तरफ मशहूर स्नैक बेचने वाले। इतना कंपटीशन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बीकानेर, कलकत्ता, नागपुर में ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, डिमांड भी बहुत थी। दिल्ली का बाजार है ही ऐसा, कंपटीशन भी तगड़ा और ग्राहक भी उतने ही। बिल्कुल। 1983 में उन्होंने दुकान शुरू की। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद बिजनेस जमने लगा था कि 1984 आ गया। 1984 मतलब वो सिख विरोधी दंगे? हाँ, उन भयानक दंगों की आग दिल्ली तक पहुंच गई और मनोहर लाल की वर्कशॉप, उनका घर, सब कुछ उसमें जल गया। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक था। 2 महीने तक दिल्ली में हल्दीराम का काम पूरी तरह से ठप रहा, सब खत्म हो गया था। ये एक और बहुत बड़ा झटका। पहले इतना तगड़ा कंपटीशन झेलना और फिर इतनी बड़ी त्रासदी। यहाँ फिर से उनकी हिम्मत और वापसी करने की क्षमता की परीक्षा थी। बिल्कुल। लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। नागपुर और बीकानेर से आर्थिक मदद ली, एक नई थोड़ी बड़ी 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप किराए पर ली और फिर से बिजनेस शुरू किया। और उनकी पहले बनाई हुई प्रतिष्ठा फिर काम आई होगी? हाँ बिल्कुल, लोग उन्हें जानने लगे थे, क्वालिटी पहचानते थे, तो बिजनेस फिर से चल पड़ा। और अगले कुछ सालों में उन्होंने न सिर्फ वर्कशॉप को और बढ़ाया, बल्कि एक 2000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री लगाई और दिल्ली में नए आउटलेट भी खोले। ये वाकई एक असाधारण वापसी थी। शून्य से शुरुआत करके दोबारा खड़ा होना, वो भी इतनी बड़ी त्रासदी के बाद। यह दिखाता है कि एक मजबूत ब्रांड और अच्छी प्रतिष्ठा मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको टिके रहने में मदद करते हैं। सही कहा। तो दिल्ली में सफलता मिल गई थी, नागपुर अच्छा चल रहा था, लेकिन हल्दीराम अब भी ज्यादातर एक लोकल या रीजनल बिजनेस ही था। अलग अलग शहरों में दुकानें और रेस्टोरेंट थे। लेकिन शिवकिशन और मनोहर लाल का सपना तो इसे एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बनाने का था। हाँ, और उसी दौरान उन्होंने एक और ट्रेंड देखा। भारत में उदारीकरण के बाद का दौर था। पेप्सिको, केलॉग्स, नेस्ले जैसी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही थीं। हाँ, और वो सब पैकेज्ड रेडी टू ईट वेस्टर्न स्नैक्स और फूड बेच रही थी। चिप्स, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स। बिल्कुल। यही हल्दीराम ने एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा मौका देखा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था? शायद ये कि ये सब विदेशी कंपनियां वेस्टर्न टेस्ट बेच रही थीं। भारतीय स्नैक्स का क्या? एग्जैक्टली। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि पैकेजिंग। कोई भी बड़ा ब्रांड भारतीय स्नैक्स को लंबी शेल्फ लाइफ वाली आधुनिक आकर्षक पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। सब या तो ताज़ा बिक रहा था या फिर बहुत ही बेसिक पैकिंग में। हाँ, ये बात सही है। सुविधा, कन्वीनियंस और भारतीय स्वाद का जो संगम हो सकता था, वो गैप बिल्कुल खाली पड़ा था। ये मार्केट गैप को पहचानने की कमाल की दूरदर्शिता थी। बिल्कुल। तो हल्दीराम ने सबसे पहले क्या किया, अपनी सबसे मशहूर भुजिया, बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया, इनको नाइट्रोजन फ्लश्ड पैकेट्स में बेचना शुरू किया। अच्छा, वो हवा भरे पैकेट जिनमें चिप्स आते हैं। हाँ, वही तकनीक। इससे क्या हुआ कि भुजिया की शेल्फ लाइफ, जो कुछ दिनों की होती थी, वो बढ़कर कई महीने हो गई। और ये एक गेम चेंजर था। ये सिर्फ शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मामला नहीं था, ये डिस्ट्रीब्यूशन की सारी बाधाओं को तोड़ने जैसा था। अब हल्दीराम सिर्फ नागपुर या दिल्ली या बीकानेर की दुकान तक सीमित नहीं रहा। सही, अब भारत के छोटे छोटे शहरों में भी किराने की दुकान पर लोग हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे।
ये हल्दीराम के एक दुकान से एक FMCG कंपनी बनने के सफर का सबसे बड़ा कदम था। ग्राहकों का रिस्पांस जबरदस्त मिला। लोगों को पसंद आया कि उनका पसंदीदा स्नैक अब आसानी से उपलब्ध है और लंबे समय तक ताजा रहता है। इसके बाद तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया होगा। बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो उन्होंने एक-एक करके रसगुल्ला, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, अचार, समोसे, कचौरी, यहाँ तक कि भेलपुरी तक को पैकेज फॉर्मेट में उतार दिया। अरे वाह, भेलपुरी भी पैकेट में? हाँ, देखते ही देखते उनके पास 400 से ज्यादा पैकेज फूड आइटम्स की रेंज हो गई। 400 से ज्यादा? ये तो कमाल का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। और उन्होंने एक और चीज समझी, अलग-अलग खरीदने की क्षमता वाले ग्राहक होते हैं, तो उन्होंने अलग-अलग साइज के पैक निकाले, 5 रुपए के छोटे पाउच से लेके 200 रुपए से भी ज्यादा के बड़े फैमिली पैक तक, ताकि हर कोई खरीद सके, पॉकेट फ्रेंडली भी और फैमिली पैक भी। हाँ, और उन्होंने ये भी समझा कि स्नैक्स अक्सर एक इम्पल्सिव खरीदारी होती है, मतलब लोग दुकान पर देखकर अचानक खरीद लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। इसलिए उन्होंने कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके पैकेजिंग को बहुत आकर्षक, बहुत वाइब्रेंट बनाया, ताकि वो शेल्फ पर दिखे, ग्राहक का ध्यान खींचे। ये पूरी एक सोची समझी रणनीति थी। सही प्रोडक्ट, सही प्राइस पॉइंट, आकर्षक पैकेजिंग और सबसे अहम पूरे भारत के कोने-कोने तक पहुंचने के लिए एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना। उन्होंने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ा। बिल्कुल। बिना मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छा प्रोडक्ट भी हर जगह नहीं पहुंच पाता। इन्हीं सब वजहों से प्रोडक्ट इनोवेशन, पैकेजिंग, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं की वजह से आज हल्दीराम लगभग हर भारतीय घर तक पहुंच पाया है। तो सोचिए, लगभग 100 साल पहले बीकानेर में 2 पैसे की भुजिया से शुरू हुआ वो सफर आज 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना कारोबार तक पहुंच गया है। और सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, सिंगापुर, यूके जैसे 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम आज एक जाना माना, एक लोकप्रिय इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। हल्दीराम की कहानी वाकई ये साबित करती है कि अगर आप लगातार ग्राहकों को खुश रखते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करते रहते हैं और समय के साथ बदलते बाजार के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं, हाँ, तो कितनी भी छोटी शुरुआत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। ये अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी की एक शानदार मिसाल है। तो ये थी हल्दीराम की कहानी। इनोवेशन, मुश्किलों से लड़ने का वो जज्बा, ग्राहक की नब्ज पहचानने की कला और वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता का एक अद्भुत मिश्रण। एक छोटी सी भुजिया की दुकान से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का ये सफर वाकई प्रेरणादायक है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम मुख्य बातों को फिर से देखें जो इस सफलता के पीछे रहीं, तो वो है प्रोडक्ट पर लगातार काम करना, कभी संतुष्ट ना होना, जैसे भुजिया का स्वाद और फिर उसका टेक्सचर, ब्रांडिंग की ताकत को बहुत जल्दी समझ लेना, वो डूंगर से वाला किस्सा, हाँ, सही समय पर सही बाजार चुनना और वहां विस्तार करना, जैसे कोलकाता, फिर नागपुर, फिर दिल्ली, और फिर बदलती ग्राहक जरूरतों को पहचानना, जैसे पैकेज्ड फूड्स की बढ़ती मांग और उस दिशा में तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ना। ये वो स्तंभ हैं जिन पर आज हल्दीराम की इतनी बड़ी सफलता टिकी हुई है। बिल्कुल। हल्दीराम ने पीढ़ियों तक सफलता देखी है। एक पीढ़ी ने शुरू किया, अगली ने बढ़ाया। अब जब ये बिजनेस इतना विशाल हो चुका है और कई हिस्सों में बटा हुआ भी है, नागपुर वाला ग्रुप अलग, दिल्ली वाला अलग, कोलकाता वाला अलग, हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इतने बड़े पारिवारिक बिजनेस की एकता को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। और साथ ही ये जो भारतीय स्नैक मार्केट है, ये भी तो तेजी से बदल रहा है। नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं। हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। तो ऐसे में हल्दीराम अपनी लीडरशिप कैसे कायम रखेगा? क्या पैकेज्ड फूड्स के बाद इनोवेशन का अगला बड़ा मौका कुछ और हो सकता है? शायद हेल्थ स्नैक्स या कुछ और? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगली पीढ़ी के लिए इनोवेशन के नए मौके क्या होंगे और क्या वो इस विरासत को और आगे ले जा पाएंगे? इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।